इस कलयुग की स्थिति है। मैंने कहा ना, कलयुग में आने पर क्या होगा, कलयुग में आने पर यही है, कथाएं बिकेंगी, ये बात तो स्पष्ट। और कथा सारस तथोगता, कथाओं का सार चला गया। क्यों? क्योंकि कथाएं बिकने लगी। और कथाएं जब बिकने लगी तो जरा विचार करिए, आजकल तो व्यास गादी छोड़ करके वो वक्ता लोग नाचने लगते हैं। ओहो साहब, हमारे यहां परंपरा नहीं है नाचने की। न व्यक्ति अगर भाव विवल हो भी जाए, कई सारी कथाओं में मैं अक्सर अपनी कथा में कहता हूं, अगर किसी को नाचना है, कोई स्त्री महिला ना, कोई स्त्री अगर नाचना भी चाहती है तो गोपी भाव को स्वीकार करे। और गोपी भाव क्या है? गोपी भाव है कि गोपी भाव के अंतर्गत में स्त्री अपना एक लंबा सा घूंघट निकाले, और घूंघट निकाल करके अपने उस इष्ट के, कोई उसका चेहरा ना देखे, कोई उसको देख ना सके। जरा विचार करिए, कितना सुंदर, कितना उच्च कोटि का बात। और आजकल तो साहब घूंघट ही नहीं रहे साहब, खोपड़ी के ऊपर घूंघट ही नहीं रहे, क्या कथा की बात करें हम। मैं अक्सर करके अपनी कथाएं मेरी जहां होती वहां पर कोई नाचती है महिला, मैं साहब के पहले घूंघट निकाल लो, चुनरी डाल लो सर के ऊपर, और फिर उसके बाद मैं कथा में नाचूं। हम नाचने की मनाही नहीं करते, लेकिन जो परंपरा है, जो आगरा शहर के हमारे अधिकतर जो लोग हैं वो केला देवी इत्यादि जाते होंगे, और केला देवी अगर आप लोग गए होंगे तो वहां पर नगाड़ा बजता है, नगाड़ों में महिलाएं नाचती हैं। तो कभी आपने देखा हो ना महिलाओं को कैसे नाचती है? वही नगाड़े में घूंघट काढ़ के नाचती है कि कोई देख ना ले। हम देवी के प्रेम में भाव, हम कथा में सुनते सुनते नाचना जरूरी है। आनंद लीजिए, ये तो आनंद की पराकाष्ठा है। अब आनंद लीजिए, आनंद की पराकाष्ठा है लेकिन उस पराकाष्ठा में भी आपका और आपके प्रियतम का, दोनों का, जरा विचार करिए, है उन दोनों का मिलन हो जाए, और उन दोनों के प्रेम में हम मुझे मेरे प्रियतम के अलावा, और प्रियतम को मेरे अलावा कोई और ना देखे। ये घूंघट है। घूंघट किस बात का प्रतीकात्मक है? ये घूंघट पर्दा है। पर्दा किस बात? बोले पर्दा इस बात का कि मेरे और तेरे बीच में कोई ना आ जाए। ये ऐसा नहीं है, वो हम लोगों ने परंपराएं बदल दी और आप लोग उसमें सहायक हो गए साहब, आप लोग उसमें सहायक। और फिर कहते हैं फिर आप हमारे पास में आकर के हमसे फिर आप प्रश्न करते हैं क्या ये सही हो रहा है? ये तो आप ही लोग निर्णय लीजिए कि आपको क्या करना है, क्या ये उचित है? और ना माने तो आप मेरा ये वक्तव्य बड़े बड़े आचार्यों तक पहुंचाइए, जिनको आप वास्तविकता में समझें। क्या ये करना चाहिए? उन लोगों से जो मर्मज्ञ हैं, जो शास्त्र विशारद हैं, जो शास्त्र के, जो हमारे संप्रदाय विशेष के, जो आचार्य शिरोमणि हैं, उनसे वार्ता कीजिए, उनसे चर्चा करते हुए फिर उसके बाद में आप बात कीजिए। तब आपको पता लगेगा कि व्यास गादी की क्या परंपरा है। व्यास गादी या किसी भी गादी की एक परंपरा विशेष है। उस परंपरा विशेष में ऐसे ही नहीं बैठा जाता है कि आप उस परंपरा के अंतर्गत में आप बैठ गए। अभी मैं वो चित्रलेखा जी का मैंने जो है वो देखा, वो क्या कहा जाए साहब, वो पीछे ही वो उसमें दिया हुआ है, महात्मा में ही है, श्रीमद् भागवत के महात्मा में बड़ा सुंदर दिया गया है कि वो जो है वो 11 महीने, वो 1 साल जो है, 1 साल में 1 महीने जो है वो नारायण कथा करते हैं, और 2 महीने जो है वो माल जो है कथा करती हैं भागवत की। उसमें महात्मा में दिया गया है श्रीमद् भागवत के। जरा विचार करिए, अरे तो ये कथा अगर करते हैं तो उन कथाओं के अंतर्गत में जरा विचार करिए, वह कथा पति और पत्नी की कथा है, वह अनुष्ठान पद्धति, और पति और पत्नी की अगर कथा है तो पति और पत्नी दोनों वास्तव भाई कर सकते हैं। लेकिन प्रश्न फिर वही है, क्या स्त्रियों को व्यास गादी पर बैठने का अधिकार है? नहीं है, नहीं है। नियम कह रहा हूं मैं कि स्त्रियों को, कन्याओं को हमारे यहां पर व्यास गादी पर बैठने का अधिकार नहीं। अगर आप लोग उचित समझते हैं तो आप लोग करवाइए। श्रोता और वक्ता के यहां पर बड़ा सुंदर ये वृत्तांत दिए गए हैं, उनको आप श्रवण विधि और महात्मा को पढ़िए।
अध्याय चौथे अध्याय का महात्मा के अंतर्गत में श्रीमद् भागवत का स्वरूप, प्रमाण, श्रोता वक्ता के लक्षण, श्रवण विधि और महात्मत्य। अब इतना टाइम कहाँ है साहब? 18,000 श्लोक हैं, कितना पढ़े हम? जो बुकिंग कराते हैं, जो कथा कराना चाहे वो कम से कम वही अपने आप थोड़ा सा आप लोग चिंतन कीजिए। ये समय इस समय हमारा वर्तमान समय का जो समय है, ये हमारे और आपके चिंतन का समय है। ये लोग कह रहे ना महामारी 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 इत्यादि। मैं अभी 2-3 दिन से मैं इसी के ऊपर कर रहा था। और ये इधर जो